आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़यावान उर्दू के सबक नंबर 1 का। और इस सबक का उन्वान है नावल। बच्चों इस सबक के अंदर नावल की तारीफ के साथ ही मुंशी प्रेमचंद का मशहूर नावल बेवा भी सबक के तौर पर शामिल किया गया है। इस सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने नावल के हवाले से मालूमात हासिल की, नावल क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है। दूसरे हिस्से में हमने मुंशी प्रेमचंद की सवाने हयात का मुताला किया, तर्ज तहरीर और खुसूसियात कलाम के हवाले से मालूमात हासिल की है। इसके बाद तीसरे हिस्से से लेकर और यहाँ तक 10वें हिस्से तक हम नावल बेवा के अलग अलग चैप्टर्स का मुताला कर रहे हैं, अलग अलग बाब का मुताला कर रहे हैं। नावल बेवा जो असल नावल है वो 16 बाब के ऊपर मुश्तमिल है, 16 चैप्टर्स उसमें दिए गए हैं नावल के अंदर। यहां हमें सबक के अंदर 8 चैप्टर्स और 9वें चैप्टर का कुछ हिस्सा सबक के तौर पर शामिल किया गया है, जिसका हम मुताला कर रहे हैं। आपको फन से तारुफ कराने के लिए, फन की बारीकियां समझाने के लिए और फिर मुंशी प्रेमचंद का लिखने का तरीका भी आपको इस नावल के जरिए समझ में आ जाता है। बच्चों मैंने बताया आपको हम नावल बेवा का मुताला कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद का बहुत मशहूर नावल है ये, और ये नावल मुआशरे की एक बहुत बड़ी बुराई को सामने लेकर आता है, और वो बुराई है बेवाओं को इज्जतदार जिंदगी ना मिल पाना, बेवाओं को बराबरी की जिंदगी ना मिल पाना। ऐसी खवातीन जिनके शोहर जिनको छोड़ चुके हैं उनको मोहताज बना के रखना, उनको कमियों के अंदर उनको इस तरह से रखना कि जैसे वो इस दुनिया के अंदर कमतर हैं। किसी मानों में भी वो कमतर नहीं है, बेवाएं भी किसी मानों में कमतर नहीं है। और वो खवातीन जो तलाकशुदा हैं या जिनके शौहर किसी वजह से उनको छोड़ चुके हैं, दूर हो चुके हैं उनसे, वो भी किसी मानों में कमतर नहीं है। इस नावल के अंदर मुंशी प्रेमचंद ने उन मसाइल को बढ़ाया है आगे और उनका इस्लाह करने की कोशिश की है, उन मसलों को खत्म करने की कोशिश की है, तजवीज़ पेश की है कि हम किस तरह से बेवाओं को और तलाकशुदा खवातीन को इज्जतदार ज़िंदगी दे सकते हैं, उन्हें मोहताजी से बचा सकते हैं, उन्हें खुद मुख्तारी दे सकते हैं। एक तजवीज़ पेश की है आश्रम की, और फिर वहाँ पर इस कहानी को इस तरह से आगे बढ़ाया है, इस एहसास के साथ आगे बढ़ाया है कि जो मकसद आप लेकर चले हैं उस मकसद में कामयाब होते हुए नजर आते हैं। बच्चों इस नावल के अंदर बाबू अमृत राय नाम का एक किरदार है जो अपनी शादी जो एक कुंवारी लड़की से हो रही है, प्रेमा नाम की लड़की है, अपनी शादी से 1 महीने कबल इनकार कर देता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि उसने पंडित अमरनाथ की तकरीर सुनी है। पंडित अमरनाथ एक बहुत बड़े मुकर्रिर हैं और उनका यह मानना है कि वो शख्स जो अपनी बीवी को खो चुका है, जो दागे मुफारकत खा चुका है, उसे दोशीज़ा लड़की से शादी करने का कोई हक नहीं है। उसे किसी विधवा से ही शादी करनी चाहिए, किसी बेवा से ही शादी करनी चाहिए। जब ये तकरीर करते हैं तो बाबू अमृत राय तकरीर सुनते हैं और उस तकरीर से बहुत मुतासिर होते हैं, और ये भी अपना ख्याल छोड़ देते हैं शादी का, क्योंकि ये भी अपनी बीवी को खो चुके हैं। इनकी पहली बीवी जो प्रेमा की बड़ी बहनी थी, अपने जच्चा बच्चा के टाइम पर जच्चा खाने के वक्त इंतकाल फरमा चुकी है। अब ये चूंकि रडवे हैं, ये विदुर हैं, ये कुंवारी लड़की से शादी करने से इनकार कर देते हैं कि अब मैं शादी करूंगा तो किसी बेवा से ही करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। इनके दोस्त दाननाथ इनको खूब समझाते हैं, शादी के लिए रजामंद करने की कोशिश करते हैं अपने दोस्त को, लेकिन ये किसी भी हाल में नहीं मानते। दाननाथ भी प्रेमा से मोहब्बत करते थे। बाबू अमृत राय ने प्रेमा को छोड़ा, उसकी एक वजह तो यह थी कि वो अमरनाथ की तकरीर से मुतासिर थे, और दूसरी वजह यह थी कि प्रेमा और दाननाथ की मोहब्बत उन्हें पता थी। उन्हें पता था कि दाननाथ प्रेमा के बगैर जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। दाननाथ धीरे धीरे कटता जा रहा है, धीरे धीरे गुलता जा रहा है। अपने दोस्त का दर्द जानते थे, हसास इंसान है, यहां पर गयूर इंसान बताया गया है, इनको संजीदा बताया गया है और धुन के पक्के इरादों के पक्के बताया गया है। फैसला करते हैं कि मैं अब कभी भी प्रेमा से शादी नहीं करूंगा, और वजह बताते हैं अमरनाथ की तकरीर। जबकि दूसरी वजह मैंने आपको बताई कि दाननाथ का दर्द भी वो देख रहे हैं, दाननाथ की दुख और तकलीफ भी देख रहे हैं। उनका मानना है कि प्रेमा को छोड़ने का दुख दर्द मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरा दोस्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको दुखों की आदत नहीं है, उसको सदमे बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए वो प्रेमा से अगर शादी कर ले तो उसकी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। तो बहरहाल ये प्रेमा से शादी करने से इनकार कर देते हैं। प्रेमा के वालिद लाला बद्री प्रसाद बड़ा गुस्सा होते हैं, क्योंकि उनको अमृत राय बहुत पसंद थे, अच्छे इंसान थे, चाहते थे मेरी बेटी से शादी कर ले। पहली बेटी भी इन्हीं को दी थी, लेकिन जब पहली बेटी का इंतकाल हो गया तो दूसरी बेटी की शादी भी
आपने बाबू अमृत राय से करने का इरादा किया। हालांकि शुरुआत में प्रेमा की शादी का सिलसिला जो है, वो पैगाम जो है दाननाथ के पास भेजा गया था। दाननाथ से शादी होती अगर इसकी बड़ी बहन, प्रेमा की बड़ी बहन जिंदा होती, लेकिन बड़ी बहन के इंतकाल के बाद लाला बद्री प्रसाद ने सोचा कि बाबू अमृत राय से अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा और इन्होंने इनके यहां पर रिश्ता तय कर दिया। इनका एक बेटा भी है कमला प्रसाद, जो बड़ा जालिम किस्म का है, कंजूस है, बात बात के अंदर मजदूरों को, कमजोरों को परेशान करता है, उनको दबाने की कोशिश करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है। साथ ही इनका एक पड़ोसी वसंत कुमार था जिसका इंतकाल हो जाता है, और उसकी बीवी पूर्णा है। पूर्णा भी इस कहानी का एक अहम किरदार है, कहानी को आगे लेके बढ़ता है ये किरदार भी। जिस तरह से बाबू अमृत राय का किरदार को हम मरकजी किरदार मान सकते हैं, पूर्णा का किरदार भी मरकजी किरदार की तरह है और कहानी को बहुत तेजी से लेकर आगे बढ़ता है। पूर्णा विधवा हो जाती है। लाला बद्री प्रसाद जो गरीबों के हमदर्द हैं, लोगों की मदद करते हैं, दुख दर्द में लोगों के शामिल रहते हैं, धन दौलत से, अपने एहसासात से हमदर्दी जताकर हर तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं। पूर्णा की भी मदद करते हैं और पूर्णा को अपने घर में लाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में पूर्णा मना करती है। कमला प्रसाद जो एक लालची किस्म का है, वो भी नहीं चाहता कि पूर्णा इस घर में आए, लेकिन जब वो पूर्णा का हुस्न देखता है तो उससे मुतासिर होता है और वो भी कोशिश करता है कि पूर्णा इनके घर के अंदर आकर रहने लग जाए। पूर्णा प्रेमा की सहेली भी थी। जब ये विधवा नहीं हुई थी उससे पहले इनकी खूब घुटती थी, खूब हंसी मजाक, ये मिलते जुलते थे। अब ये इस घर के अंदर आ गई है, लाला बद्री प्रसाद इसको अपने घर में लेकर आ गए हैं। यहां पर आने के बाद इसकी मुलाकात सुमित्रा से होती है। सुमित्रा कमला प्रसाद की बीवी है, लाला बद्री प्रसाद की बहू है। अपने घर से परेशान है, अपनी सास से परेशान है, अपने घर के दूसरे अफराद से परेशान है, अपने शोहर से परेशान है। किसी तरह का सुख इसकी जिंदगी में नहीं है, रह रही है लेकिन काफी बद्दुआएं देती है कि एक दिन ही घर ढह जाएगा, एक दिन ही घर बर्बाद हो जाएगा, कोई सुख मुझे नहीं है, मेरे माँ बाप मुझे बुलाते नहीं है, अगर माँ बाप मुझे बुला लें तो मैं आज ही ये घर छोड़कर चला जाऊं। बहुत सारी बातें वो करती है। अब पूर्णा भी दुखियारी है और सुमित्रा भी दुखियारी है, दोनों दुखियारियां मिल जाती हैं और दोनों की पटरी बहुत अच्छी बैठती है और इन दोनों की जिंदगी, कहानी आगे बढ़ती है। कमला प्रसाद का क्या नजरिया है पूर्णा के लिए, वो इस हिस्से के अंदर सामने आने वाला है। हमारे पिछले हिस्से तक हम मुताला कर चुके हैं कि दाननाथ की शादी प्रेमा से कराने के लिए अमृत राय कोशिश कर रहे हैं और दाननाथ शर्म के मारे, लिहाज के मारे, अपने दोस्त की कुर्बानी का फायदा ना उठाने के जज्बे से घुले हुए हैं और वो नहीं चाहते कि मेरी शादी प्रेमा से हो। तो अमृत राय खुद एक खत लिखते हैं, अपनी तहरीर में खत लिखते हैं और वो खत लाला बद्री प्रसाद के घर भेजते हैं। नीचे खत के ऊपर दस्तखत दाननाथ से कराते हैं। दाननाथ नहीं चाहते लेकिन जबरदस्ती दस्तखत कराते हैं कि तुम्हें यहां पर शादी करनी ही पड़ेगी। दाननाथ गुस्सा होते हैं लेकिन दोस्त के आगे मानना पड़ता है क्योंकि बाबू अमृत राय संजीदा किस्म के हैं और फिर वो अपने आगे किसी की चलने भी नहीं देते। दाननाथ उनकी हर बात मानते हैं। दाननाथ दस्तखत कर देते हैं। खत लाला बद्री प्रसाद के पास जाता है। इससे पहले वाले हिस्से के अंदर, बेवा के 7वें हिस्से और सबक के 9वें हिस्से के अंदर खत बद्री प्रसाद के पास आता है तो वो तमतमा जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अमृत राय ने ये खत लिखा है हमें चढ़ाने के लिए। बाबू अमृत राय जो हैं हमदर्दी के बतौर खत लिख रहे थे, दाननाथ की मजबूरी देख रहे थे कि दाननाथ कभी भी रिश्ता तय नहीं कर पाएगा, वहां पर वो लिख नहीं पाएगा, बोलने में शर्माता है, झिझकता है और कुछ मेरा भी वो लिहाज कर रहा है, बाबू अमृत राय सोचते हैं। तो वो खुद खत लिखते हैं लेकिन लाला बद्री प्रसाद खत को उल्टे मायनों के अंदर लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये मेरी तौहीन की गई है, मेरे लिए जिल्लत आमेज काम कर दिया गया है और उसका जवाब लिखते हैं कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं होगी। लेकिन उसी वक्त इनकी बीवी देवकी आती है और देवकी खत पढ़कर फाड़ देती है कि तुम ये रिश्ता भी खोना चाहते हो, पहले ही हमारी बेटी परेशान है, उसको और परेशान ना करो, हम रिश्ता यहीं करेंगे। समझाती है बद्री प्रसाद को, बद्री प्रसाद समझ जाते हैं। प्रेमा की मर्जी भी जानना चाहते हैं लेकिन प्रेमा का नजरिया यही है कि वो शादी नहीं करेगी और वो कुंवारी ही रहेगी। लेकिन जब प्रेमा को खत दिखाया जाता है और खत में बाबू अमृत राय की वो तहरीर देखती है तो कई तरह के जज्बात उसके मन में उमड़ते हैं। उसको ये लगता है कि बाबू अमृत राय कितने बेदर्द हैं, कितने बेरहम हैं, जिन्होंने इस तरह का खत लिखा है और खुद ही अपनी मोहब्बत याफ्ता जिंदगी को खत्म करके और मुझे किसी दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, मुझे किसी दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए कह रहे हैं। वो जज्बात में पिघलकर अपने बाबू से कहती है, अपने वालिद से कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मेरी हर चीज में मर्जी है, और वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच में कमला प्रसाद भी पिछले हिस्से के अंदर आया था जो बाबू अमृत राय को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बदनाम कैसे?
वो कहता है कि बाबू अमृत राय एक विधवा आश्रम खोल रहे हैं और विधवा आश्रम के जरिए वो चंदे की कमाई करेंगे और खूब मजे करेंगे, खूब ऐश करेंगे। लेकिन उसकी बात का यकीन ना तो देवकी करती है और ना ही लाला बद्री प्रसाद करते हैं। उल्टे अपने बेटे को ही वो झूठा बताते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। कहानी के आखिर के अंदर प्रेमा के ऊपर कहानी खत्म होती है और प्रेमा शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब यहां से जहां कहानी शुरू हो रही है वहां पर प्रेमा ने शादी के लिए हां कर दी है और इनकी शादी तय हो गई है और शादी हो जाती है। तो बेवा का ये 8वां हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस हिस्से में प्रेमा की शादी से बात आगे बढ़ेगी और फिर आगे कहां तक जाएगी, सुमित्रा और पूर्णा का रिश्ता बताया जाएगा कि वो किस तरह से रहती हैं, कितनी मोहब्बत दोनों में पैदा हो जाती है और फिर कमला प्रसाद का रोल यहां से शुरू हो रहा है। ये बच्चों यहां पर आपके लिए आखिरी हिस्सा दिया गया है। इसके बाद के हिस्से और भी हैं जो आप लाइब्रेरी वगैरह में देखें। हिंदी में प्रतिज्ञा नाम से ये शाये हुआ है नॉवल, तो हिंदी में भी आपको ये मिल जाएगा। बहुत मशहूर नावल है, तो वहां से देखें और इसको पढ़ने की कोशिश करें। ये सबक का 8वां हिस्सा है और इस हिस्से के अंदर हम देखेंगे कि प्रेमा ने शादी के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है और सभी तैयार है अब शादी के लिए। दाननाथ भी तैयार हो गया है, अमृत राय ने उसको मना लिया है और लाला बद्री प्रसाद भी अपनी बेटी की शादी दाननाथ से करने के लिए तैयार हैं। अब जब सभी की रजामंदी हो गई है तो देर नहीं होगी और फौरन शादी हो जाएगी। तो इस हिस्से में शादी से ही हिस्सा शुरू हो रहा है। यहां पर प्रेमा की शादी हो रही है। देखिए, बैसाखी में प्रेमा की शादी दाननाथ के साथ हो गई, बड़ी धूमधाम रही। कुल शहर के रूसा की मद्दऊ किया गया। रूसा यानी रईस, रईस की जमा अमीर की जमा उमरा और रईस की जगह रूसा। पूरे शहर के पूरे शहर के रूसा को मद्दऊ किया गया, दावत दी गई, बुलाया गया। लाला बद्री प्रसाद ने दोनों हाथों से दौलत लुटाई मगर दाननाथ की तरफ से कोई तैयारी न थी। अमृत राय चंदा की फराहमी के लिए बिहार की तरफ चले गए थे और ताकीद कर गए थे, धूमधाम मत करना। दाननाथ उनकी मर्जी के खिलाफ कैसे चलते। दाननाथ की जो माली हालत है वो कमजोर थी। बाबू अमृत राय के पास तो पैसा था खूब, लेकिन दाननाथ के पास इतना पैसा नहीं था और ऊपर से इनके जो दोस्त थे अमृत राय, वो भी ताकीद कर गए थे कि अपनी शादी सादगी से करना। सादा तबीयत के थे, सादा मिजाज के थे, ज्यादा धूमधाम उनको पसंद नहीं थी। दोस्त को मना करके गए थे कि ऐसा नहीं करना और दोस्त की बहुत इज्जत करता है, वैसा ही किया। लेकिन जो बद्री प्रसाद है उन्होंने खूब खर्चा किया शादी के अंदर, क्योंकि वो शहर के रूसा में शुमार था, उनका भी बड़े आदमी माने जाते थे, खूब पैसा लुटाते थे, गरीबों मोहताजों की मदद करते थे। अब उनकी इकलौती बेटी की शादी है तो वो तो खूब रुतबे के मुताबिक करते और उन्होंने वैसे ही की। बहुत अच्छी शादी की, उन्होंने धन दौलत खूब लुटाई शादी के अंदर। लेकिन दाननाथ ने बड़ी सादगी के साथ अपना काम मुकम्मल किया। इधर पूर्णा के आने से सुमित्रा को गोया आंखें मिल गईं। अब ये तो कहानी यहां पर रोक दी गई है एक तरह से, मान लो आप कि पूर्णा की प्रेमा की दाननाथ से शादी हो गई, आराम से शादी हुई, सादगी से शादी हुई। एक तरफ से धूमधाम की गई, एक तरफ से सादगी बनाई गई और उसके बाद प्रेमा अपने घर के लिए रुखसत हो गई। दाननाथ के घर प्रेमा चली गई। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। अब घर में कौन रह गया? सुमित्रा रह गई, देवकी रह गई और पूर्णा रह गई। जो घर के मर्द हैं वो तो बाहर रहते हैं, लेकिन जो घर में दिन भर रहने वाली औरतें हैं, तो देवकी को सुमित्रा से कोई मतलब नहीं थी। पूर्णा से भी वो परेशान रहती थी, पूर्णा से भी वो ज्यादा खुश नहीं रहती थी, तो वो तो अपने कामकाज के अंदर दिन भर लगी रहती थी। सुमित्रा जो बेचारी परेशान रहती थी, दिन भर अपने आप से सोती रहती थी या फिर परेशानी में दिन गुजारती थी, अब उसको एक सहारा मिल गया था। पूर्णा इनके घर में आ गई थी और पूर्णा इसकी बहुत खास सहेली मिल गई थी और पूर्णा को भी अब अकेलापन खलने लगा था। पहले तो प्रेमा के साथ वो बैठ जाती थी, अब प्रेमा तो जा चुकी है, तो दोनों एक दूसरे का सहारा बन गई हैं। देखिए, इधर पूर्णा के आने से सुमित्रा को गोया आंखें मिल गईं। उसके साथ बातें करने से सुमित्रा को सेरी ना होती, सेरी यानी मुतमईन ना होती, मन नहीं भरता। दिन भर बैठकर बातें करती, खूब हंसी मजाक करती, एक से बढ़कर एक बातें निकलती, खूब बातें करते रहते, लेकिन फिर भी उसका बातों से पेट नहीं भरता, बातों से वो सेर नहीं होती थी। सेरी नहीं होना यानी मुतमईन नहीं होना, सुकून ना मिलना, इत्मीनान ना मिलना, पेट ना भरना, बहुत सारी बातें इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसके लिए। आधी रात तक अपना दुखड़ा सुनाया करती। जिंदगी में उसका कोई साथी न था। शोहर की बेरुखी रोज ही उसके दिल में चुभा करती। इस बेरुखी का सबब क्या है, यह मसला उससे हल ना होता था। शोहर जो कमला प्रसाद है उससे दूर रहता था। रात को देर तक 2 बजे 3 बजे 4 बजे करीब घर में आता, आते ही सो जाता। ना कोई मोहब्बत की बात है, ना कोई हाल चाल पूछना, ना ख्याल करना अपनी बीवी का, कुछ नहीं था।
बताया गया है कि उसको तो सिर्फ अपनी दौलत से मतलब था, हिसाब किताब जोड़ बाकी घटा डेढ़ा वही करता रहता था और उसी के अंदर वो मशगूल रहता था। घर में बीवी क्या है, किस किस तरह से रह रही है, क्या उसको परेशानियां हैं, क्या उसको खुशियां चाहिए, उसे उनसे कोई मतलब नहीं था। तो शोहर को मनाना चाहती थी, शोहर की बेरुखी इसकी समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्यों मुझसे बेरुखी से इख्तियार करते हैं, क्यों बेरुखी से बात करते हैं। तो सुमित्रा परेशान रहती थी, उससे ये मामला हल नहीं होता था। तो मामला हल नहीं होता था तो वो कोशिश तो बहुत करती थी, लेकिन उसका शोहर उससे खुश नहीं रहता था। वो बहुत खूबसूरत ना थी, फिर भी उसे कोई बदसूरत ना कह सकता था, यानी दरमियानी शक्ल थी, ना तो बहुत अच्छी थी और ना ही बहुत बुरी थी। देखने के बाद ऐसा लगता था कि हाँ ठीक ठाक है। बनाव सिंगार का तो उसे मर्ज सा हो गया था। शोहर के दिल लुभाने के लिए वो नित नया सिंगार करती थी और मकसद बरारी ना होने से उसके दिल में आग सी जलती थी। बनाव सिंगार का उसको शौक हो गया था। क्यों हो गया था शौक? क्योंकि उसका शोहर उससे बेरुखी इख्तियार करे हुए था, उससे सही तरीके से बात नहीं करता था, सही तरीके से मिलता नहीं था। तो वो बन ठन के रहती थी, साज श्रृंगार करती थी, खूबसूरत बनने की कोशिश करती थी। वो सोचती थी कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी है, तो उन कमियों को इन मेकअप से, श्रृंगार से, साज सजावट से मैं दूर कर लूं, तो मेरा शोहर मुझसे बातें करने लग जाए, मेरा शोहर मुझसे मिलने लग जाए। लेकिन जिस मकसद से वो श्रृंगार करती थी, जब वो मकसद पूरा नहीं होता था, बरारी यानी मकसद पूरा होना, बरा होना, बर यानी मुकम्मल हो जाना, अपना फर्ज अदा कर देना। तो जब वो जो चाहती थी मकसद पूरा नहीं होता था, तो और उसके अंदर आग लग जाती थी, और वो जलती थी, और वो अपने शोहर के ऊपर गुस्सा करती थी। अब फिर वो शोहर के ऊपर ही गुस्सा नहीं करती थी, जो भी आता सबसे ही उसका मुंह बना रहता था, सबसे ही वो चिड़चिड़ी सी बनी रहती थी। घी के छींटों से भड़कना तो आग के लिए कुदरती है, वो पानी के छींटों से भी भड़कती थी। अब गुस्सा मैंने बताया कि चिड़चिड़ी रहती थी, बात बात के ऊपर झुंझलाती थी, बात बात के ऊपर लोगों को वो ताने मारने लग जाती थी, जरा सी बात के अंदर वो उबल जाती थी। तो बताया है कि घी इस तरह से भड़कती थी कि जैसे घी से कोई भड़कता है, घी के अंदर हम पानी के छींटे डालें तो वो तो भड़केगा ही भड़केगा, अगर पानी के अंदर भी पानी के छींटे डालें तो उससे भी वो उसका भड़कना लाजमी है, जरा जरा सी बात के ऊपर वो भड़कती थी। यहां बताया गया है कि घी के छींटों से भड़कना तो आग के लिए कुदरती है, वो पानी के छींटों से भी भड़कती थी। इस तरह की आग हो गई थी कि वो पानी से भी भड़क जाती थी, पानी के छींटों से भी भड़क जाती थी। यहां पर मिसाल दी गई है कि आग इस तरह की वो हो गई थी कि जरा जरा सी बातों से उसमें गुस्सा आ जाता था, जरा जरा सी बात के ऊपर वो मरने मारने पर उतारू हो जाती थी। और अपनी सास से भी उसकी इसीलिए नहीं बनती थी, सास को भी वो खूब चिढ़ाने की कोशिश करती थी, तो सास भी उससे नाखुश रहती थी। कमला प्रसाद जब उसे अपनी मोहब्बत जताते तो उसके दिल में आता कि सीने में छुरी मार लूं, जख्मों में यूं ही क्या कम दर्द होता है कि कोई उस पर नमक छिड़के। आज से 3 बरस पहले सुमित्रा कमला को पाकर अपने को धन्य मानती थी, उसने अपने आप को धन्य माना था। धन्य मतलब अपने आप को सबसे अच्छा माना था, सबसे अफजल मान लिया था कि ऐसा शोहर मुझे मिला था। ये कब की बता रहे हैं? 3 साल पहले की बात बता रहे हैं, जब उसकी शादी हुई थी। आज तो उसकी ये हालत है कि वो अपने शोहर से सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहती, हमेशा गुस्से के अंदर रहती है। शोहर बात करता है तो उसे यह लगता है कि मेरे जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहा है, जख्मों में यूं ही क्या कम दर्द होता है कि कोई उस पर नमक छिड़के। तो शोहर की बातचीत भी उसको अपने जख्मों के ऊपर नमक छिड़कना मालूम होती थी, बहुत उसको कोफ्त होती थी अपने शोहर से। 3 साल पहले की बात बता रहे हैं कि 3 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी तो अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती थी, अपने आप को बड़ी धन्य समझती थी, बड़ी अच्छी अबतर मानती थी, दूसरों से सबसे अच्छी मानती थी, क्योंकि ऐसे घर में इसकी शादी हुई थी, बहुत अच्छे घर के अंदर शादी हुई थी। लाला बद्री प्रसाद जो हैं बड़े इज्जतदार आदमी हैं, इज्जतदार घर में, रुतबे वाले, पैसे वाले, हर तरह से इनका घर फुल था, हर तरह से इनका घर पुर था। उस जगह पे इनकी शादी हुई थी। लेकिन जब सच्चाई खुली तो मामला कुछ और ही था। 2-3 महीने उसके सुख से कटे, मगर जो जो हर दो तबाह का तजाद आश्कार होने लगा, दोनों एक दूसरे से खिंचने लगे। दो तबाह का तजाद यानी तबीयत का उल्टापन। तबीयत का उल्टापन कैसे? एक हंसे तो दूसरा रोए, एक बांटे तो दूसरा दूसरों से खींचे। दोनों का आश्कार होने लगा, जाहिर होने लगा। दोनों की तबीयतें एक दूसरे से जुदा थी, दोनों का मिजाज एक दूसरे से जुदा था, दोनों का चाल चलन एक दूसरे से जुदा था। अब जब दो जुदा जुदा चीजें आपस में आती हैं तो इख्तलाफ होना
लाजमी है। दोनों के इख्तिलाफ होने लगे, बात बात के ऊपर झगड़े होने लगे, और वो झगड़ों की शुरुआत ऐसी हुई कि आज उस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि एक दूसरे की सूरत देखना भी, एक दूसरे से बातें करना भी इनको जंजाल नजर आ रहा है, परेशानी नजर आ रही है। अब दोनों की यहां पर शख्सियत के जुदागाना पहलू बताए गए हैं, और जुदागाना पहलू कैसे बताए गए हैं कि सुमित्रा फैयाज थी, कमला आला दर्जे का मुमसिक। फैयाज फैयाजी करने वाला, रुपया पैसे के अंदर फरागत से लुटाने वाला, दूसरों को खूब देने वाला फैयाज कहलाता है। और मुमसिक, मुमसिक कहलाता है लालची, रोकने वाला। फैयाज देने वाला और मुमसिक रोकने वाला। ये जो कमला प्रसाद है, ये आला दर्जे का मुमसिक था, आला दर्जे का लालची था। भिखारी को भीख देने के अंदर भी इसको पैसे ज्यादा जाते हुए नजर आते थे, उसके अंदर भी इसको एतराज होता था। जरा सी कोई चीज कैसे ले ले इसके पास से, कोई नहीं ले सकता था। शुरू में हमने बता दिया है कि सिनेमा देखने जाता था तो वहां भी इसने सिनेमा के मैनेजर से दोस्ती कर रखी थी, मुफ्त के अंदर सिनेमा देखा करता था, बल्कि कई बार तो वहां पर खाना भी खाकर आया जाया करता था। जब लाला बद्री प्रसाद ने पूर्णा के लिए 4,000 रुपए बैंक में जमा कराने का तगादा किया इससे, तो इसकी जान निकल गई थी। सोचता था कि किसी तरह से पूर्णा को इस घर से निकाल दूं, कोशिश करी थी इसने पूर्णा को यहां से निकालने की, लेकिन पूर्णा के हुस्न से मुतासिर होकर यह नहीं रोक पाया। तो आला दर्जे का मुमसिक इसको बताया गया है, आला दर्जे का लालची कमला प्रसाद को बताया गया है। जबकि सुमित्रा फयाज थी, फराग दिल थी, वो पैसे को ठीकरी समझती थी। ठीकरी, घड़े का जो टूटा हुआ टुकड़ा होता है उसे ठीकरी कहा जाता है, जिसका कोई मोल नहीं होता, कोई कीमत नहीं होती। तो वो पैसों को ठीकरी के बराबर समझती थी, कोई मोल पैसे की उसके सामने नहीं थी, कोई कीमत पैसे की उसकी नजर में नहीं थी। तो वो पैसे को ठीकरी समझती थी। और कमला प्रसाद कौड़ियों को दांत से पकड़ता था। कौड़ियों को दांत से पकड़ना, बहुत ज्यादा पैसे की हवस रखना, एक पैसा भी अपने पास से ना जाने देना, एक पैसे की भी कमी ना आने देना। तो दोनों की जो तबीयत के अंदर तजाद उनसुर हैं वो बताए गए हैं। सुमित्रा अमूमन फकीरों को भीख देने जाती तो इतना देती कि वो चुटकी की इंतहाई हद से तजावीज कर जाता, तजावीज यानी आगे बढ़ जाता, हद पार कर जाता। कितनी हद? चुटकी की। जो रुपये पैसे लेकर जाती तो अमूमन क्या होता है कि चुटकी के अंदर रुपये पैसे दबाकर और फकीर को दे दिए जाते हैं, लेकिन उसकी जो चुटकी है वो थोड़ी बड़ी हो जाती करती थी, थोड़े ज्यादा रुपये पैसे, थोड़ी ज्यादा चीजें वो फकीरों को दे दिया करती थी। लेकिन ये बात कमला प्रसाद को पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वो कंजूस है, उसको ये चीज अच्छी नहीं लगती थी कि मेरे घर से कोई चीज दी जाए। उसके मायके से एक मर्तबा ब्राह्मणी कोई खुशखबरी ले आई थी, उसे उठाकर नई रेशमी साड़ी दे दी। बहुत बड़ी बात है, नई रेशमी साड़ी बहुत महंगी आती है। इतनी खुश हो गई, इतनी दरियादिली दिखाई इसने कि एक नई रेशमी साड़ी निकालकर उस ब्राह्मणी को दे दी, जो इसके घर से एक खुशखबरी लेकर आई थी, खुशी की खबर लेकर आई थी। और इधर कमला का यह हाल था कि फकीर के आजाद सुनते ही गरज उठते थे। जैसे ही फकीर की आवाज आती चिल्ला उठते, तेजी से चिल्लाते कि क्या करने यहां पर आया है और क्यों मांगने यहां पर आया है, क्योंकि उनकी जान जाती थी, पैसे के अंदर जान बसती थी। रूल उठाकर मारने दौड़ते थे, दो चार को पीट भी दिया करते थे। यहां तक कि एक मर्तबा दरवाजे पर जाकर किसी फकीर की अगर कमला प्रसाद की मुठभेड़ हो गई तो उसे दूसरी मर्तबा वहां जाने की हिम्मत ना पड़ती थी। यानी फकीरों को भी इतना डरा रखा था कि उनके जब कमला प्रसाद सामने होते तो दरवाजे के ऊपर रुकने की फकीरों की भी हिम्मत नहीं होती थी। सुमित्रा में इंकिसार और रहम था, कमला में घमंड, छिचोरापन और खुदगर्जी। एक आसमान पर का जानदार था और दूसरा जमीन पर रेंगने वाला। उनमें मेल कैसे हो? दोनों में इख्तिलाफात थे। शख्सियत यहां पर बताई गई है कि एक तो घमंड से चूर रहता था, छिचोरापन भरा हुआ था, और एक में फयाजी थी, रहमदिली थी, इंकिसारी थी, आजिजी थी, अच्छी तरह से बात करने का, गरीबों के दुखों को समझने का सलीका था। जबकि दूसरा जो है वो मजलूमों के ऊपर और सताता था, गरीबों को, नौकरों को अपने मारा पीटा करता था। तो दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क था। दोनों की शख्सियत अलग थी, अंदाज अलग था, चाल चलन अलग था, बिल्कुल भी दोनों का मिजाज एक दूसरे से मेल नहीं खाता था। अब कमला प्रसाद तो बाहर चला जाता था, अपना मन बहला लेता था, सिनेमा देखकर अपना वक्त पास कर लेता था। यहां सुमित्रा बेचारी परेशान रहती थी। अब क्योंकि पूर्णा उसके पास आ गई है तो सारा वक्त इसका पूर्णा के साथ गुजरने लगा। मैंने अभी बताया कि दोनों दुखियाएं थी, दोनों दुख की मारी थी। एक अपने शोहर को खो चुकी है और दूसरी अपने शोहर को नहीं पा सकी है।
शौहर होते हुए भी वो अकेली है और दूसरी का शौहर ही नहीं है। दोनों का दुख आपस में जुड़ गया और दो दुखियाओं ने मिलकर एक दूसरे की बातों के अंदर सुख खोजने शुरू कर दिए, एक दूसरे की बातों के अंदर ही आराम और इत्मीनान खोजना शुरू कर दिया। अब पूर्णा का साथ ही सुमित्रा का सारा दिन गुजरता, उसी के साथ ही बैठी रहती, उसी के साथ अपनी सारी जिंदगी सारा वक्त जो है दिन भर का वो गुजारती। पूर्णा की आमद से कमला और सुमित्रा एक दूसरे से और भी अलहदा हो गए। दोनों में अलहदगी तो थी, लेकिन अब जब पूर्णा आ गई है तो सुमित्रा सारा वक्त पूर्णा के साथ बिताती थी, पूर्णा के कमरे के अंदर ही रहती थी, उसी के साथ बातें करती रहती थी। तो कमला और सुमित्रा के अंदर जो अलहदगी थी वो और ज्यादा इजाफा हो गया उसके अंदर, और उनकी बीच की दूरियां बढ़ गई थी। कैसे बढ़ गई थी, यहां बताया गया है कि सुमित्रा के दिल का बोझ हल्का सा हो गया। सारी अपनी बातें दिल की ये पूर्णा को बताया करती थी, और पूर्णा को इसने मना कर दिया था कि मैं जो बताऊं तुमसे बातें, बहुत सारी राज की बातें करूंगी, वो किसी के सामने मत खोलना, वरना मेरा इस घर में रहना दुभर हो जाएगा। बच्चों, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कई हिस्सों के अंदर हमने इसका मुताला किया है, तो एक रब्त बन जाना चाहिए आपके जहन के अंदर, एक तसलसल बन जाना चाहिए, और कहानी का, नावल का इसका मोटा मोटा सा खाका आपके जहन में होना चाहिए। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या किरदार क्या सोचता है, उसकी सोच क्या है, फिक्र क्या है, उसका अंदाज क्या है, उसकी खासियतें क्या हैं। जब हमारा नावल मुकम्मल हो जाएगा ये, तो किरदारों की खुसूसियात आपसे पूछी जाएंगी, किस किरदार में क्या खासियतें हैं। तो जब हम इतना सारा पढ़ चुके हैं तो हमें पता चल जाता है कि अमृत राय क्या सोचते हैं, किस तरह के शख्स हैं, प्रेमा किस तरह की लड़की है, पूर्णा के अंदर क्या खासियतें हैं, कमला प्रसाद कैसा आदमी है, सुमित्रा की क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, और जो उसकी सास है देव की, उसका जो नजरिया था, उसके जो ताने और तनकीद थी, उनके पीछे नजरिया क्या है। मैंने बताया था ना आपको कि नजरिया क्या है उसका फैसला हमें करना है। ऐसे ही किरदारों का नजरिया क्या है, किरदारों की सोचो फिक्र क्या है, किरदार किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इनके बारे में भी हमें पूरी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम दूर से बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं। जब हम पढ़ रहे हैं तो ये सारा नजारा हमारी आंखों के सामने बन जाना चाहिए। जिस तरह से हम कोई फिल्म देखते हैं उसी तरह से ये कहानी हमारी आंखों के सामने से गुजरनी चाहिए, किरदार हमारे सामने होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कमला प्रसाद ऐसा शख्स है तो कौन होगा ऐसा शख्स, किस तरह का होगा। पूर्णा अगर ऐसी लड़की है, बेचारी दुख की मारी है, तो वो किस तरह का किरदार है, उसका किस तरह का दुख है, वो हमें नजर आना चाहिए। दुख सुमित्रा का दुख हमें नजर आना चाहिए, बाबू अमृत राय का जज्बा इसार हमें नजर आना चाहिए, दाननाथ की दोस्ती नजर आनी चाहिए, और प्रेमा की मोहब्बत नजर आनी चाहिए। तभी सही मानों के अंदर हमारा मुताला है, सही मानों के अंदर हमारा पढ़ना है। वरना फिर अगर हम इसी तरह से इसको पढ़ें कि हम पढ़ रहे हैं और फिर हमें समझ में नहीं आ रहा, हम रब्त नहीं बना पा रहे हैं, तसलसल नहीं बना पा रहे हैं, किरदारों का आपस में तालमेल नहीं हो पा रहा है, अलग अलग बाब और चैप्टर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, पिछले चैप्टर से आप इस चैप्टर्स को नहीं जोड़ पा रहे हैं, इस चैप्टर को आप इसके आगे वाले चैप्टर से नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो फिर वो इस तरह से पढ़ना फिजूल है। बड़े गौर व फिक्र के साथ पढ़ें और इस तरह से पढ़ें कि आप रब्त और तसलसल बना लें। ये जो 16 बाब हैं इनको आप एक बार के अंदर ही पूरे जहन में होने चाहिए, एक बार में ही आप इनको बता देने की हालत में होने चाहिए कि हाँ, इस कहानी का सार ये है, ये कहानी ये कहना चाहती है, और ये पैगाम इस कहानी के जरिए प्रेमचंद हमें देना चाहते हैं। पैगाम अगर आपको मिल गया तो फिर आपका पढ़ना सही है, सही तरीके से आप पढ़ रहे हो। लेकिन अगर पैगाम आपके ऊपर वाज़ेह नहीं होता है, पैगाम की वजाहत नहीं होती है, तो फिर वो सही तरीके से आप मुताला नहीं कर रहे हैं, सही तरह से आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से पढ़ें कि पैगाम की आपके ऊपर वजाहत हो, पैगाम क्या दिया जा रहा है इसके जरिए वो आप तक पहुंच जाए। तो बैठे रहते हैं दोनों, पूर्णा और सुमित्रा, एक दूसरे के दुख दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं। अब सुमित्रा जो अपने हर दुख दर्द को दिल में दबाए हुए बैठी थी, किसी के ऊपर जाहिर नहीं करती थी, दिल ही दिल के अंदर अपने दर्द को दबाकर सिर्फ झुंझलाहट जाहिर करती थी, गुस्सा जाहिर करती थी लोगों के ऊपर। अब जब पूर्णा उसको मिल गई है तो पूर्णा के साथ वो खुश है, बहुत खुश है, सारे दुख दर्द इसको बता दिए हैं। सुमित्रा का दिल का बोझ हल्का सा हो गया। यहां तो वो दिन का दिन बेपरवाही से पलंग पर पड़े रहने में गुजार देती, कहां अब वो हर वक्त हंसती बोलती रहती। कमला की उसने परवाह ही करना छोड़ दी है। तो यहां पर कमला के साथ जो रहने का हाल भी बयान किया गया है कि जब वहां पर अपने कमरे में रहती थी कोई उससे बात करने वाला नहीं रहता था, पूरा दिन वो चारपाई के ऊपर पड़े रहने के अंदर गुजारती थी, दिन भर वो सोती रहती थी और फिर काम वगैरह कुछ नहीं था, कुछ उसके किसी से बोलचाल नहीं होती थी। अब यहां पर पूरा दिन उसका हंसी मजाक में निकल जाता है। कमला के बारे में उसने सोचना बंद कर दिया, कमला को मनाना, राजी करना, वो जो बनाव सिंगार की बातें थी वो सब इसने अब खत्म कर दी, पूरी तरह से कमला से अपने आप को दूर कर लिया।
वो कब घर में आता है और कब जाता है, कब खाता है और कब सोता है, इन बातों की उसे जरा भी फिक्र नहीं रही थी। पूरी तरह से ये पूर्णा के साथ ही रहने लग गई और कमला की तरफ से सारी तवज्जो इसने हटा ली है। कमला प्रसाद बदकिमाश ना था। बदकिमाश बड़ी बुरी आदतों वाला, बदचलनी नहीं थी उसके अंदर, ये बात सबको पता थी। अब क्यों थी तो उसका भी वजह बताई गई है कि बदकिमाश क्यों नहीं था। वो जालिम था, लेकिन अय्याश नहीं बताया गया है कि वो अय्याशी नहीं करता था। अब क्यों नहीं करता था तो मजबूरी में अय्याशी नहीं करता था, लेकिन जब मौका मिलेगा तो वो अय्याशी भी शुरू करने लग जाएगा, बदकिमाश भी वो बनने की कोशिश करेगा। सबका यही ख्याल था कि उसमें ख्वाह कितने ही अयूब हो, मगर अय्याशी का ऐब ना था। ये सबका सोचना था कमला के बारे में। किसी औरत पर ताक झांक करते हुए उसको किसी ने कभी भी नहीं देखा था। फिर पूर्णा के हुस्न ने उसकी तरफ गिरदीदा कर दिया। यह राज कौन समझता है। अब कमला प्रसाद के बारे में कहा जा रहा है कि सब जानते हैं कि इसमें लाख अयूब हैं। ये कंजूसी करता है, लोगों को मारता है, पीटता है, झूठ बोलता है, जुल्म सितम करता है, लेकिन किसी औरत के ऊपर ये गलत नजरें नहीं रखता। लेकिन पूर्णा के हुस्न के जाल में ये फंस चुका था। देखिए यहां पर कह रहे हैं कि फिर पूर्णा के हुस्न ने उसे किस तरह गिरविदा कर लिया था। गिरविदा यानी अपने अंदर मुतासिर कर लिया था, अपनी तरफ खींच लिया था। रगबत हो गई थी इसको पूर्णा के हुस्न से। क्यों हो गई थी ये कोई नहीं समझ सका। अब उसकी वजह भी बयान कर रहे हैं। अभी ये राज कौन समझ सकता है। ये राज हम समझेंगे कि क्या राज है इसके अंदर। मैं भी आपको बताता हूं कि क्या राज था, क्यों पूर्णा की तरफ ये मुतासिर हुआ था। शायद पूर्णा की सादगी, आजिजी और बेकसी ने कमला की नफ्सियाती ख्वाहिशों को मुतहर्रिक कर दिया था। मुतहर्रिक यानी हरकत दे दी थी। उसकी कंजूसी और बुजदिली ही उसके इखलाक की बुनियाद थी। कंजूस भी था और बुजदिल भी था। उसमें हिम्मत और हौसले वाले काम नहीं थे, जबकि जो इस तरह के काम होते हैं उसके अंदर मार पिटाई का खतरा रहता है। अभी बताया ना कि वो अय्याश नहीं था, बदकिमाश नहीं था। तो बच्चों जो बदकिमाशी करते हैं, बदचलनी करते हैं, उनको कई तरह के खौफ रहते हैं, कई तरह के खदशे रहते हैं। जब आप लड़की के साथ बुरा सलूक करोगे, बुरे नजर रखोगे, तो जरूर आपको पिटाई खानी पड़ेगी, जरूर आपको रुसवाई झेलनी पड़ेगी, जरूर आपको बदनामी झेलनी पड़ेगी। तो अब उसका किरदार की बुनियाद ही बुजदिली और कंजूसी पर है। यह काम ऐसा है कि इसमें पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और इसमें हिम्मत भी चाहिए। ना तो उसके अंदर हिम्मत है और ना ही उसके पास फिजूल खर्च करने के लिए पैसा है। तो फिर इस तरह के कामों से, अयाशी से वो दूर रहता था। अब ये वजह जो है मैंने आपको बता दी है कि क्या वजह थी इसकी। अयाशी गिरा चीज है। गिरा यानी नीचे गिरी हुई खराब चीज है, हकीर चीज है, इससे दूर रहना चाहिए बच्चों। जेब के रुपए खर्च करके भी आफत में मुब्तला हो जाने का जहां हर लम्हा इम्कान हो, ऐसे काम में कमला प्रसाद जैसा होशियार आदमी ना पड़ सकता था। ये जो काम है बदकिमाशी, बदचलनी, ये काम जेब का पैसा भी जाएगा और ऊपर से रुसवाई भी हासिल होगी, बदनामी भी हासिल होगी। तो इसमें एक समझदार आदमी तो नहीं जाएगा और कमला प्रसाद जैसा आदमी भी इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहां बताया गया है कि कमला प्रसाद कंजूस भी है और बुजदिल भी है, जबकि इस काम के अंदर लोगों से भी सामना करना पड़ता है और पैसा भी खर्च करना पड़ता है। दोनों काम करने पड़ते हैं। तो दोनों इसके बस की बात नहीं थी और ये इन चीजों से दूर था। और सही मायनों में इन चीजों से दूर रहने में ही भलाई है, दूर रहने में ही अच्छाई है। पूर्णा के बारे में उसे कोई तरद्दुद ना था। वो इतनी सीधी सादी थी कि उसे काबू में लाने के लिए किसी बड़ी रियाजत की जरूरत ना थी। तरद्दुद पूर्णा की तरफ से किसी बात का रद्द करना, किसी बात के इनकार का उसे अंदेशा नहीं था, क्योंकि पूर्णा अकेली थी, सीधी सादी थी। दूसरी जगह जाता तो बदनामी इसको हासिल होती, दूसरी जगह जाता तो रुपया पैसा खर्च करना पड़ता। अब पूर्णा बेचारी गरीब, ना कोई इसको खर्चा करना पड़ रहा, ना इसको बदनामी का डर नजर आ रहा है। तो इसलिए पूर्णा के ऊपर इसने नजरें गड़ा रखी हैं, पूर्णा को गलत नजरों से ये देख रहा है। और फिर यहां तो ना किसी का खौफ था, ना फंसने का अंदेशा और मार खाने का ख्याल भी नहीं था। पूर्णा की बेकसी ने इन तमाम अंदेशों को गैर मुसल्लह बना दिया था। गैर मुसल्लह जिसके पास असला नहीं हो, जिसके पास हथियार नहीं हो, बगैर हथियारों के जो खड़ा हुआ हो, उसे गैर मुसल्लह कहा जाता है। पूर्णा एक गैर मुसल्लह थी, कोई हथियार नहीं था, कोई उसका बचाव करने वाला नहीं था, कोई उसकी हिफाजत करने वाला नहीं था। उनके घर के अंदर रह रही थी। आसरा कमला प्रसाद और उसके वालिद का था। तो कमला प्रसाद के हौसले बढ़ गए। वो
पूर्णा के ऊपर गलत नजर रखने लगा। पूर्णा के ऊपर ये अच्छी नजरों से नहीं देखता था, गलत नजरों से देखता था। उसने समझा था कि अब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं रही, सिर्फ घर वालों की आंख बचाना काफी है। और यह बात कुछ मुश्किल न थी, मगर यहां भी एक रुकावट पैदा हो गई और वो सुमित्रा थी। तो पूर्णा के ऊपर उसकी नजरें थी और शुरू में मैंने बताया कि वो घर लेकर आया था, लालची था, पूर्णा को नहीं लाना चाहता था। लेकिन जब इसने पूर्णा को खुले घूंघट देखा, पूर्णा को इसने खुले चेहरे देखा, तो इसका मन बदल गया, उसके हुस्न से ये मुतासिर हुआ और ये पूर्णा को अपने घर में ले आया था। अब घर में ले आया तो इसका नजरिया मैंने आपको बताया कि क्या नजरिया था, गलत निगाहों से उसको देखता था। घर के अंदर कोई उसको डर नहीं था, कोई उसको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, बस घर वालों से नजर बचानी थी और पूर्णा को अपने शिकंजे में कसना था। लेकिन सुमित्रा उसकी राह का कांटा बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी? क्योंकि सुमित्रा दिन रात पूर्णा के साथ रहती थी, कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ती थी। और फिर पूर्णा से फिर ये कैसे जाए उसके पास, कैसे बात करे, तो ये सुमित्रा से भी और ज्यादा परेशान रहने लगा। सुमित्रा पूर्णा को एक लम्हा के लिए भी ना छोड़ती थी। दोनों खाना खाने साथ जाती, छत पर देखो तो साथ, कमरे में देखो तो साथ, रात को साथ, दिन को कभी दोनों साथ ही साथ सो जाती थी। कमला जब ख्वाबगाह में आता तो जाकर सुमित्रा का इंतजार करता रहता और सो जाता तो ना जाने कब वो उसके पास आ जाती। पूर्णा से तन्हाई में कोई बात करने का उसे मौका ही नहीं मिलता था। वो दिल में सुमित्रा पर झुंझला कर रह जाता। आखिर एक रोज उससे जब्त ना हो सका और रात को जब सुमित्रा आई तो उसने कहा, कमला पूर्णा के ऊपर गलत नजर रखे हुए है, मौके का इंतजार है कि कब मौका मिले और मैं पूर्णा के कमरे में जाऊं। लेकिन सुमित्रा पूर्णा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी, क्योंकि अब बहुत खास हो चुकी थी दोनों एक दूसरे के लिए। सोना, उठना, बैठना, रात दिन, सुबह शाम, हर वक्त दोनों का साथ गुजरता था, हर वक्त दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करती रहती थी। तो फिर इसको, कमला प्रसाद को मौका नहीं मिल रहा था, झुंझलाता रहता था, सुमित्रा पे गुस्सा खाता रहता था। रात को देर तक उसके पास बैठी रहती। जब कमला प्रसाद सो जाता तो अचानक खामोशी से आके वो भी सो जाती। उससे कोई बातचीत नहीं थी। सारा दिन इसका पूर्णा के साथ गुजरता था। कमला प्रसाद मौका तलाश रहा था, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। पूर्णा को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। चाहता था कहना कि उससे कुछ कहूं, और एक दिन मौका निकालकर उसने कह ही दिया। क्या कहा? अपनी बीवी से कहता है कि तुम रात दिन पूर्णा के पास क्यों बैठी रहती हो? वो अपने दिल में समझती होगी कि ये तो अच्छी बला पड़ गई, ऐसी तो बड़ी समझदार भी नहीं, तुम ऐसी तो बड़ी समझदार भी नहीं हो कि तुम्हारी बातों में उसे मजा आता हो, तुम्हारी बेवकूफी पर हंसती होगी। फिर अपनी बीवी का मजाक उड़ा रहा है, इस तरह से बोल रहा है कि इसको बुरा लगे और ये पूर्णा के पास जाना छोड़ दे। वो कहता है कि तुम उसके पास रात दिन क्यों पड़ी रहती हो? वो सोचती होगी कि देखो कैसी आफत गले पड़ी है, और फिर तुम दिन भर वहां बैठी रहती हो। ऐसी तो कोई समझदार भी नहीं हो कि तुम्हें तुम्हारी बातों के अंदर उसको मजा आए, बल्कि वो तुम्हारी बेवकूफी के ऊपर हंसती होगी। ये अपनी बीवी को कमतर समझ रहा है, हकीर समझ रहा है, और उस नजरिए में, तकब्बुर में डूबी हुई बातें उसके सामने कर रहा है। तो सुमित्रा जवाब देती है, अकेली पड़ी पड़ी क्या करूं? यह भी तो अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम से सोऊं और वो अकेली रोया करे। उठना भी चाहती हूं तो वो लिपट जाती है, छोड़ती ही नहीं। दिल में मेरी बेवकूफी पर हंसती है या नहीं ये कौन जाने, मगर मेरा साथ उसे अच्छा न लगता ये बात नहीं है। जवाब देती है, शौहर कह रहा है कि तुम वहां क्यों जाती हो, तुम्हारे ऊपर हंसती होगी, तुम्हारी बेवकूफी वाली बातों के ऊपर वो हंसी उड़ाती होगी, बाद में सामने कुछ कहने में शर्माती होगी, तो वहां मत जाया करो। तो जवाब देती है उसकी खातून कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जब आती हूं तो वो मेरे लिपट जाती है, मुझे आने ही नहीं देती, और मुझे लगता नहीं कि मेरे ऊपर हंसती होगी, बल्कि वो तो मुझसे बहुत खुश रहती है और मैं भी उससे खुश रहती हूं, हम दोनों एक साथ बड़े खुशी से गुजारते हैं। कमला, तुम्हें यह ख्याल भी नहीं होता कि उसके और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं, वो तुम्हारी सहेली बनने के काबिल नहीं है। अब कमला प्रसाद ने दूसरा दांव छेड़ा है। एक बार तो कहा कि तुम्हारी बेवकूफी के ऊपर वो हंसती होगी, वहां ना जाया करो, वो चिढ़ जाती होगी तुमसे देखकर, वो सोचती होगी कि रोज बला पड़ गई, लेकिन इनकार कर देती है, इस बात को रद्द कर देती है सुमित्रा। तो कमला प्रसाद दूसरा दाव चलता है, और यह दाव है, वो कहता है कि उसकी और हमारी बराबरी नहीं है, वो छोटी है, वो बेवा है, बेवा के साथ तुम क्यों बैठती हो? उससे हमारी कोई बराबरी नहीं है, तुम्हें नहीं बैठना चाहिए, वो तुम्हारी सहेली बनने के काबिल नहीं है। अब यहां पर नजरिया जाहिर हो रहा है कि क्या सोच है इनकी, किस तरह की सोच ये बेवा खातूनों के जरिए, बेवा खवातीन के लिए रखते हैं।
जिस तरह की सोच इनके वालिद की है उसी तरह की सोच कमला प्रसाद की है। लेकिन नजरिया क्या है कमला प्रसाद का, वो आप समझ रहे हो कि पीछे वो क्या चाहता है। तो ये बात जब उसने कही तो सुमित्रा ने इसका भी जवाब दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती, यानी मुझे नहीं लगता कि इस तरह के ख्यालात उसके होंगे या इस तरह की नीची होगी, मैं तो उसको बराबर ही मानती हूं, अपनी बहन जैसी मानती हूं। कमला, तुम्हें इतनी समझ ही नहीं, समझोगी क्या? मजाक उड़ा दिया उसका फिर से। वो कहता है कि हमारे साथ बैठने के लायक नहीं है, हमारे से तुम्हारी सहेली बनने के लायक नहीं है, तो ऊंचे घर की बहू हो और वो एक बेवा है, उससे दूर रहने में भलाई है। तो सुमित्रा मना कर देती, मैं ऐसा नहीं समझती। तो उसका मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे अंदर समझ ही कहां है जो तुम समझोगी, तुम तो खुद बेवकूफ हो, बदअकल हो। सुमित्रा, ऐसी समझ का ना होना ही अच्छा है। इसने भी बहुत सटीक जवाब दिया, बहुत सही जवाब दिया। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर समझ ही नहीं है तो समझोगी क्या? तो वो समझ रही है कि वो समझ का होना नहीं होना ही अच्छी बात है। जो समझ इंसान के अंदर फर्क करे, इंसान को ही छोटा बना दे, इंसान को ही बड़ा बना दे, जो बराबरी बात करे वो समझ होनी चाहिए, और जो तफरीक करे वो समझ ना हो तो अच्छा है, ना समझ ही अच्छा है। उस रोज से सुमित्रा साई की तरह पूर्णा के साथ रहने लगी। समझदार खातून है, समझदार लड़की है। अब वो समझ गई है कि कमला प्रसाद का नजरिया क्या है, क्यों वो मुझे उससे दूर रखना चाहता है। अब जब समझ गई कि वो मुझे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम शुरू में देख चुके हैं कि वो हर वो काम करती जिससे इसको रोका जाता। अब इसको पूर्णा से मिलने से रोका जा रहा है, तो ये और उसके पास हो गई, और करीब हो गई, और उसके बाद से वो साय की तरह उसके साथ रहने लगी, साय के तरह उसके आगे पीछे घूमने लगी। सुमित्रा जो है वो कमला प्रसाद की नजरों को भांप गई थी कि कमला प्रसाद के दिल में क्या चल रहा है, किस तरह की वो सोच है, और पूर्णा से वो क्या चाहता है, क्यों इतने करीब आना चाह रहा है। समझदार थी, उसको पता था कि क्या चल रहा है इनके, और वो क्यों इसके करीब आना चाहता है। इसलिए अब बताया गया कि बिल्कुल भी उसने अकेला छोड़ना बंद कर दिया, लेकिन कमला प्रसाद के रवैये में ही बदलाव आ गया। कमला प्रसाद के तरीकों में अब एक अजीब तब्दीली होती जाती थी। क्यों? क्योंकि वो अब अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, पूर्णा की नजरों के अंदर बढ़ना चाहता है, अपना रुतबा बढ़ाना चाहता है, पूर्णा के करीब आने के लिए अभी सारी की सारी मेहनत ये कर रहा है। सिनेमा देखने का अब उसे शौक ना था, नौकरों पर डांट फटकार भी कम हो गई, कुछ फराख दस्त भी हो गया, यानी खर्चा भी करने लग गया। पहले कंजूस रहता था, रात रात भर सिनेमा के अंदर बैठा रहता था, आते ही नौकरों की मरम्मत करता था। धीरे धीरे उसके चाल चलन में बदलाव आ रहा है, रोजमर्रा की जो उसके काम है उसमें वो तब्दीलियां लाता जा रहा है। अब एक रोज बाजार से बंगला मिठाई लाया, सुमित्रा को देते हुए कहा, जरा अपनी सखी को भी चखाना। सुमित्रा ने मिठाई ले ली, मगर पूर्णा से इस मिठाई का जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि बता दिया गया है यहां पर कि वो समझ गई कि उसका शौहर क्या नजरिया रखता है, किस सोच से वो आगे बढ़ रहा है, पूर्णा से क्या चाहता है। तब्दीली आ गई है उसके ख्यालात में, उसके रोजमर्रा की जिंदगानी के अंदर। अब दिन भर घर में ही बैठा रहता था, दिन भर जो काम करने हैं वही करता था, दूसरे फिजूल काम नहीं करता था। पैसा धेला भी अब खर्च करने लग गया था। एक बार मिठाई लाया, बंगाली मिठाई लाया, और सुमित्रा को दी, और ये कहा कि तुम तो खा लो, अपनी सहेली को भी चखाना। सुमित्रा ये बात जानती थी, उसने मिठाई पूर्णा को नहीं दी और ना ही उसको इससे जिक्र किया। अब दूसरे रोज कमला ने पूछा, पूर्णा ने मिठाई पसंद की होगी? सुमित्रा ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। वो कहती थी कि मुझे मिठाई से कभी रगबत नहीं हुई, यानी मुझे मिठाई से लगाव नहीं है, मोहब्बत नहीं है, मुझे मिठाई पसंद नहीं है। हालांकि उसने दी नहीं थी सुमित्रा ने, लेकिन अपने शौहर का नजरिया देख रही थी कि वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, सब कुछ। समझदार खातून थी। कई रोज के बाद एक रोज कमला प्रसाद रेशमी साड़ियां ले आए, 2 साड़ियां ले आए और बेधड़क अपने कमरे में घुस गए। दोनों सहेलियां एक ही पलंग पर लेटी बातें कर रही थी। एकदम उठ खड़ी हुई। पूर्णा का सिर खुला हुआ था, इसलिए वो शर्म के मारे उसके जिस्म में पसीना आ गया, और सुमित्रा ने शौहर की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा। बदलाव आ रहा है उसके चाल चलन के अंदर, कभी मिठाई लेकर आ रहा है, कभी साड़ियां लेकर आ रहा है। एक बार साड़ियां लेकर आया, 2 रेशमी साड़ियां लेकर आया और सीधा अपने कमरे के अंदर घुस गया। दोनों सहेलियां अपनी बाहर तो पर्देदारी से रहती थी, लेकिन घर में तो वो खुले सर जैसे चाहे वैसे बैठे आराम करें। आना चाहिए घर के अंदर तो दरवाजा खटखटाकर अंदर आना चाहिए था, लेकिन वो सीधा ही अंदर घुस गया। पूर्णा बेचारी बेसर थी, रुपट्टा उसने सर पर ओढ़ नहीं रखा था, घबरा गई और घबरा के पूरा जिस्म उसका पसीने पसीने हो गया। ये देख के सुमित्रा को बड़ा गुस्सा आया और वो शौहर को गुस्से भरी निगाहों से देखने लगी। लेकिन कमला प्रसाद पे उसके गुस्से का असर नहीं हुआ, वो उल्टे बातें बनाने लगा। वो कहता है, अरे पूर्णा भी यही है,
माफ करना पूर्णा, मुझे मालूम ना था। ये देखो सुमित्रा, 2 साड़ियां लाया हूं, सस्ते दामों में मिल गई, एक तुम ले लो और एक पूर्णा को दे दो। सुमित्रा फिर समझ गई कि क्या नजरिया है इसका, क्यों लेकर आया है साड़ियां। कभी 1 रुपया सुमित्रा के लिए खर्च नहीं किया इसने, एक फूटी कोड़ी का कोई सामान लाके नहीं दिया है, कभी कोई साड़ी लाके नहीं दी, लेकिन आज 2-2 साड़ियां लेकर आया है। वो समझ गई कि ये साड़ियां पूर्णा के लिए लाया था, लेकिन मैं नाराज नहीं हूं, इसलिए एक साड़ी मेरे भी लिए भी लेकर आ गया। और पहले मिठाई जो थी वो मिठाई भी पूर्णा के लिए आई थी। सुमित्रा ने साड़ियों को बेछुए ही कहा, इनकी तो आज कोई जरूरत ना थी, मेरे पास साड़ियों की कोई कमी नहीं है, और पूर्णा रेशमी साड़ियां पहनना चाहेगी तो मैं अपनी नई साड़ियों में से एक दे दूंगी। क्यों बहन, उनमें से कोई लोगी साड़ी? पूर्णा ने सर हिलाकर कहा, नहीं, रेशमी साड़ी लेकर क्या करूंगी, क्योंकि विधवाओं को रेशमी साड़ी पहनने की ममानियत होती है। सफेद लट्ठे के अंदर उनकी जिंदगी गुजारनी होती है, उनको अच्छी चीजों से उनको दूर रखा जाता है, मिठाइयों से उनको दूर रखा जाता है, अच्छे खाने से उनकी दूरी बना के रखी जाती थी। लेकिन यहां पर ये बहुत उसके ऊपर रहम कर रहा है कमला प्रसाद, अब साड़ियां लेकर आया है। बीवी उसकी समझ चुकी है नजरिया, तो मना कर देती है कि नहीं, साड़ियों की जरूरत नहीं है, अभी कुछ काम वगैरह भी नहीं है, और मेरे पास बहुत सारी साड़ियां हैं, अगर पूर्णा चाहेगी पहनना तो मैं उनमें से पूर्णा को दे दूंगी एक। कहती है पूर्णा से कि बहन, अगर चाहो तो मेरी साड़ियों में से एक ले लेना, नई साड़ियां रखी हुई मेरी काफी रखी हुई हैं। पूर्णा मना कर देती है कि मैं पहनूंगी नहीं तो फिर लेने से क्या फायदा, मैं पहनने की इजाजत नहीं है मुझे साड़ियां। कमला, क्यों, रेशमी साड़ी तो कोई छूत की चीज नहीं है, यानी जिसको पहनकर या हाथ लगाकर मजहब खराब हो जाए, ईमान खराब हो जाए, ऐसी कोई चीज नहीं है, पहन सकती हो तुम उसको। तो सुमित्रा जवाब देती है, छूत की चीज नहीं मगर शौक की चीज तो है। सबसे पहले तो तुम्हारी वालिदा माजिदा ही छाती पीटने लगेंगी। वो कहती हैं कि तुम कह रहे हो कि छूत की चीज नहीं है, तो मानती हूं मैं ये छूत की चीज नहीं है, लेकिन शौक की चीज तो है ही है, और शौक की चीज अगर कोई बेवा करेगी तो घर में हंगामा मच जाएगा, और हंगामा करने में तुम्हारी वालिदा माजिदा ही सबसे आगे रहेंगी। इज्जत से नाम ले रही है, तंजी अंदाज में बोल रही है कि तुम्हारी वालिदा माजिदा ही सबसे आगे रहेंगी, पहले उनको जाके समझाओ, उनसे बात करो कि वो इसको साड़ी पहनने देंगी या ना देंगी। कमला, मगर अब तो मैं लौटाने ना जाऊंगा, बाजार समझेगा दाम सुनकर लौट गए हैं, जिससे खरीद कर लेकर आए हैं तो वो समझेगा कि ये दाम सुनकर घबरा गए हैं, तो मैं वापस करने नहीं जाऊंगा, ये साड़ियां तो तुम्हें रखनी पड़ेंगी। तो सुमित्रा कहती है, बहुत अच्छी हो तो प्रेमा के पास भेज दो, तुम्हारी खरीदी हुई साड़ी पाकर अपना भाग सराहेगी, क्योंकि आज से पहले कभी भी इसने किसी के लिए भी खर्च नहीं किया है, तो बहुत जिद कर रहा है, साड़ियां ले आया है, नजरिया क्या है इसका दिल जानता है। लेकिन सुमित्रा समझ चुकी है, मना करती है कि हम दोनों साड़ियां नहीं लेंगी, अगर तुम्हें लग रहा है कि साड़ियां अच्छी हैं, सस्ती आ गई हैं और हमें लेना चाहिए, तो ऐसा करो, प्रेमा के पास ही साड़ियां भेज दो, तुम्हारी बहन है, कभी आज तक तुमने उसको कोई चीज नहीं दी, अब अपनी किस्मत को सराहेगी, बुलंद किस्मती के ऊपर वो फख्र करेगी कि तुम्हारी पहनी हुई साड़ियां उसको मिलने वाली हैं। मालूम होता है कि आजकल कहीं कोई रकम मुफ्त आ गई है। अब पहले प्रेमा का नाम लेती है और फिर अपने शौहर को बातें सुनाने लगती है। बोले कि तुम ऐसे तो खर्च करने वाले नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि कहीं से मुफ्त में कोई रकम तुम्हारे हाथ लग गई है। सच कहे ना, किसकी गर्दन रहती है, गांठ के रुपए खर्च करके तुम ऐसी बेकार चीजें कभी नहीं खरीदते। कमला ने गजब आलूदा निगाहों से सुमित्रा की तरफ देखा। गुस्सा आ गया कमला को अब, क्योंकि वो बातें सुना रही हैं उसको और वो सही बोल रही है कि कभी तुमने खर्च नहीं किया, आज कहां से तुम्हें फ्री की रकम मिल गई, किसको लूट के लेकर आ गए हो तुम, कहां से डाका डाला है जो तुम्हारे पास इतनी रकम आ गई, इतने पैसे तुम्हारे पास आ गए। तो देखकर कहता है कि तुम्हारे बाप की तिजोरी तोड़ी है और भला कहां डाका डालने जाता। गुस्से में कह रहा है सुमित्रा से कि तुम्हारे बाप की तिजोरी तोड़ के लाया हूं और कहां से लेकर आता। तो सुमित्रा भी उसका बहुत खूबसूरत जवाब देती है, वो कहती है कि तिजोरी तोड़ने की क्या जरूरत थी, उनसे मांग लेते वैसे ही दे देते। सुमित्रा कहती है, मांगते तो वो यूं ही दे देते, तिजोरी तोड़ने की नौबत ना आती, मगर आदत को क्या करूं। शौहर के ऊपर तर्ज कर रही है। तो कमला ने पूर्णा की तरफ मुंह करके कहा। अब कमला प्रसाद जो है पूर्णा से शिकायत कर रहा है अपनी बीवी सुमित्रा की। वो कहता है, सुनती हो पूर्णा इनकी बातें, शौहर से बातें करने का यही तरीका है, तुम भी इन्हें नहीं समझाती, और कुछ ना सही तो आदमी सीधे मुंह बात तो करे। जब से तुम आई हो इनका दिमाग और भी आसमान पर चढ़ गया है। ये पूर्णा से मुखातिब हैं और पूर्णा के सामने अपनी बीवी की बुराई करते हैं। वो कहते हैं कि तुम आई हो उसके बाद से इनका दिमाग आसमान के ऊपर चढ़ गया है, इनका पारा चढ़ा रहता है, तेवर चढ़ा रहता है।
समझाती नहीं हो तुम इनको। पूर्णा को भी सुमित्रा की यह सख्ती बुरी मालूम हुई। तन्हाई में कमला प्रसाद सुमित्रा को जलाते हो, मगर इस वक्त सुमित्रा ही उन्हें जला रही थी। पूर्णा को सच्चाई अभी पूरी तरह मालूम नहीं है। उसने देखा है कि अभी जो उसकी बीवी है सुमित्रा है, वो ही जली कटी बातें कर रही है। साड़ियां लेकर आए हैं, लेकिन पूर्णा की नजर में ये है कि साड़ी ले लेनी चाहिए, क्यों इतनी बहस हो रही है। लेकिन सुमित्रा सच्चाई जानती थी कि साड़ियां क्यों आई हैं, और वो मामले को ऐसे ठंडा करने वालों में से नहीं थी, मामले को दबाने वालों में से नहीं थी, वो खुलकर सामने आने वालों में से थी, और खुलकर सामने आ गई थी कि मैं ये साड़ियां नहीं रखूंगी। तो इसकी ये तेजी इस वक्त पूर्णा को भी खराब मालूम हो रही थी। पूर्णा को भी लग रहा था कि अकेले में अगर जलाते हो कमला प्रसाद तो पता नहीं, लेकिन यहां पर तो कमला प्रसाद को ये सुमित्रा सता रही है, यहां पर सुमित्रा को वो दोषी मान रही हैं। उसे अंदेशा हुआ कि कहीं कमला मुझसे नाराज हो गए तो मुझे इस घर से निकलना ना पड़ेगा। कमला को नाराज करने की यहां एक दिन भी निभा नहीं हो सकता। वो ये जानती थी, इसलिए वो सुमित्रा को समझाती रहती थी। बोली, मैं तो बराबर समझाया करती हूं बाबूजी, पूछ लीजिए झूठ कहती हूं तो। पूर्णा को यह भी अंदाजा था कि अगर मैं कुछ नहीं बोली इस मामले के अंदर तो ये मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कमला प्रसाद ही उसको यहां पर लेकर आया था। अब कमला प्रसाद की मुखालिफत लेके वो कैसे यहां पर रह सकती थी। तो जब उसने ये देखा कि अब मुझे बोलना ही पड़ेगा, तो उसने ये बात बताई कि मैं तो समझाती रहती हूं इनको, मोहब्बत के साथ रहने की बातें करती हूं, नरमी बरतने की बातें करती हूं, आपके साथ अच्छी जिंदगी गुजारने की इनको बातें समझाती रहती हूं, लेकिन नहीं मानती। अब आप मुझे यकीन नहीं तो पूछ लो मैं समझाती हूं या नहीं समझाती। सुमित्रा ने तेज लहजे में कहा, उनके आने से मेरा दिमाग क्यों आसमान पर चढ़ गया, जरा यह भी बता दो। मुझे इन्होंने राजगद्दी पर तो नहीं बैठा दिया था। हां, तब अकेली पड़ी रहती थी, अब घड़ी दो घड़ी उनके साथ बैठ लेती हूं। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? वो कहता है सुमित्रा से, पूर्णा से कहता है सुमित्रा के लिए कमला प्रसाद, कि जब से तुम आई हो इनका दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ा रहता है, हमेशा पारा ऊपर रहता है, तो तुम समझाती क्यों नहीं। तो इस बात को सुनकर सुमित्रा को और गुस्सा आ गया। वो कहती है कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा आसमान पर दिमाग रहेगा, मेरा पारा ऊपर चढ़ा रहेगा। मुझे कोई राजगद्दी पर थोड़ी बैठा दिया है इन्होंने। हां, पहले यह था कि मैं अकेली बैठी रहती थी, लेकिन अब बस 2 पल सुकून के लिए इनके पास बैठ जाती हूं, बातें करती रहती हूं, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब तुम बताओ, तुम ये बात क्यों कह रहे हो? कमला, तुम फिजूल बात बढ़ाती हो। सुमित्रा, मैं ये कब कहता हूं कि तुम उनके साथ उठना बैठना तर्क कर दो? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। जब सुमित्रा गुस्सा हुई कि उठने बैठने के ऊपर बात आ रही है, तो सुमित्रा को लग भी रहा था कि इनको मेरे साथ यहां पर उठना बैठना पसंद नहीं है। कमला प्रसाद नहीं चाहते कि सुमित्रा और पूर्णा की नजदीकी रहे, दोस्ती रहे, दोनों को अलग करना चाहते हैं। तो वो इस नजरिए से बोलते हैं कि तुम यहां पर बैठी रहती हो तो तुम्हारे दिमाग जो है आसमान के ऊपर चढ़ा रहता है। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो बात बदलते हुए कहता है कि तुम फिजूल में बात बढ़ाती हो सुमित्रा। मैं इनके साथ बैठने के लिए मना नहीं करता, बैठो, लेकिन मेरा भी थोड़ा ख्याल रखो, मेरी तरफ भी थोड़ी हमदर्दी रखो, नरम दिली से रहो मेरे लिए भी। समझाने की कोशिश करता है बात को बदलते हुए सुमित्रा। और कहने का मतलब ही क्या है कि जब से ये आई है तुम्हारा दिमाग आसमान पर चढ़ गया है? कमला, कुछ झूठ कह रहा हूं? पूर्णा खुद देख रही है। तुम्हें उनकी नेक सोहबत से कुछ अच्छी बातें सीखनी चाहिए थी। यहां उन्हें लाकर रखने में मेरा एक मकसद यह भी था, मगर तुम पर उनकी सोहबत का उल्टा असर हो रहा है, क्योंकि पूर्णा की तारीफ की जाती थी। इनकी सास सुमित्रा की सास देवकी भी पूर्णा की तारीफें किया करती थी, सुमित्रा के सामने तारीफें किया करती थी। पूर्णा की जैसी बहू इनको चाहिए थी। अब जब ये देख रहे हैं यहां पर बदलाव हो गया, तो कमला प्रसाद कहते हैं कि यहां पर पूर्णा को लाने का एक नजरिया यह भी था कि तुम इनकी जैसी बन जाओ, लेकिन तुम तो उल्टा असर ले रही हो, उल्टी और बिगड़ रही हो इनके साथ रहकर। ये बेचारी समझाती होंगी, मगर तुम क्यों मानने लगी? जब तुम मुझी को कुछ नहीं गुनती तो ये बेचारी किस गिनती में है? भगवान सब कुछ दे मगर बुरे काम का साथ ना दे। तुम उनमें से एक साड़ी रख लो पूर्णा, दूसरी में प्रेमा के पास भेज देता हूं। अब वो साड़ियां पूर्णा की तरफ कर दी। बोले ये तो समझती नहीं है, मेरी बात नहीं समझती तो पूर्णा की कहां से समझेंगी। और फिर वो बात को खत्म करना चाहता है यहां पर, और ये कहता है कि एक साड़ी पूर्णा तुम ले लो और एक मैं प्रेमा के पास भेज देता हूं। सुमित्रा ने दोनों साड़ियों को उठाकर दरवाजे की तरफ फेंक दिया। दोनों कागज में तहकी रखी हुई थी, सहन में जाकर गिरी। मेहरी उस वक्त सहन धो रही थी। जब तक वो दौड़कर साड़ियां उठाने का आई, कागज भीग गया
और साड़ियों में दाग पड़ गए थे। और यह बात पूर्णा को भी अच्छी नहीं लगी। कमला प्रसाद कहता है कि ऐसा करो, तुम्हें पसंद नहीं है कोई बात नहीं, तुम मत लो, मैं पूर्णा को दे रहा हूं साड़ी, पूर्णा एक साड़ी इसमें से ले लो और दूसरी साड़ी मैं प्रेमा को भेज दूंगा। सुमित्रा ने वो साड़ी खींची और दूर दरवाजे के अंदर फेंक दी, दोनों साड़ियां एक साथ फेंक दी कि हमें नहीं चाहिए दोनों को साड़ियां तुम्हारी, ले जाओ यहां से। उस वक्त फर्श गीला था, धुलाई हो रही थी, सफाई हो रही थी, तो वो गीले में गिरा तो अखबार जो कागज साड़ी के ऊपर लिपटा हुआ था वो गीला हो गया और उसके दाग धब्बे साड़ियों के ऊपर ही पड़ गए। पूर्णा ने हिकारत के लहजे में कहा, बहन देखो तो साड़ियां खराब हो गई हैं। पूर्णा को भी अच्छा नहीं लगी बात कि इतनी बेरुखी के साथ अपने शोहर के साथ पेश आ रही है, इतनी खराब बर्ताव अपने शोहर के साथ कर रही है। तो पूर्णा को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो वो उनको इकारत की नजरों से कहती है सुमित्रा को कि देखो बहन, तुमने जो साड़ियां फेंकी अच्छा नहीं किया, साड़ियां खराब हो गई हैं। कमला, इनकी करतूतें देखती जाओ, उस पर मैं ही बुरा हूं, मुझी में दुनिया भर के ऐब हैं। कमला ने बात को आगे बढ़ाया, ये भी गुस्से में आ गया। अब सुमित्रा, तो ले क्यों नहीं जाते अपनी साड़ियां? कमला कहता है कि मेरे अंदर ही बुराइयां ढूंढी जाती है, मेरे अंदर ही दुनिया भर के ऐब माने जाते हैं। साड़ियां सुमित्रा ने फेंकी हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी गलतियां नहीं मानेगी। तो सुमित्रा जवाब देती है कि मैं तो तुमसे कुछ कहना ही नहीं चाहती, तुम अपनी साड़ियां उठाओ और यहां से चलते बनो। कमला, मैं तुम्हें नहीं देता, मैं तुम्हें तो नहीं देता। सुमित्रा, तो पूर्णा भी नहीं लेगी। दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मुझे नहीं देते, मेरे लिए नहीं लाए ना, तो पूर्णा भी नहीं लेगी साड़ियां। कमला, तुम उनकी तरफ से बोलने वाली कौन होती हो? तुमने अपना ठेका लिया है या जमाने भर का? बोलो पूर्णा, एक रख दूं ना? ये समझ लो कि तुमने इनकार कर दिया तो मुझे बड़ा रंज होगा। सुमित्रा सारी बात समझ चुकी थी, सारा उसका नजरिया समझ चुकी थी, हर बात उस पर खुली हुई थी। हालांकि पूर्णा अभी तक नहीं समझ पाई है, लेकिन अगले हिस्से के अंदर पूर्णा भी समझ जाएगी कि ये साड़ियां क्यों आई हैं। और जो अंदेशा, जो सोच है अभी पूर्णा सुमित्रा की जो सोच है, वही आखिर में सही साबित होगी। ये खराब नजरिए से, गलत नजरिए से साड़ी लेकर आया था, पूर्णा के ऊपर इसका दिल आ गया था, उसको खुश करने के लिए साड़ी लाया था, उससे फायदा उठाने के लिए साड़ी लेकर आया था। असल में पूर्णा के लिए ही साड़ी लाया था, लेकिन सुमित्रा को बुरा ना लगे इसलिए एक साड़ी और साथ में ले आया था कि सुमित्रा को भी दे दूंगा, पूर्णा को भी दे दूंगा। लेकिन सुमित्रा ने सारा मामला उल्टा कर दिया है। सुमित्रा के गुस्से ने, सुमित्रा की समझदारी ने सारी इसकी चाल बिगाड़ दी है, सारी इसकी सोची समझी बातों को खराब कर दिया है। तो गुस्से के अंदर अभी आग बबूला है। पूर्णा बड़े शशोपन में पड़ गई। अगर साड़ी लेती है तो सुमित्रा को बुरा लगता है, और अगर नहीं लेती है तो कमला बुरा मानते हैं। सुमित्रा मना कर रही है कि साड़ी नहीं लेगी, वो कहते हैं कि तुम नहीं ले रही कोई बात नहीं, एक साड़ी पूर्णा को दे दो, दूसरी मैं वापस ले जाऊंगा। सुमित्रा कहती है कि मैं नहीं लूंगी और पूर्णा भी नहीं लेगी। तो फिर ये पूर्णा के ऊपर उलझन में आ जाती है। सुमित्रा तो कह रही है कि पूर्णा नहीं लेगी, और कमला प्रसाद सुमित्रा पूर्णा से कहते हैं कि पूर्णा एक साड़ी ले लो वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। पूर्णा उलझन में पड़ गई, क्या करे बेचारी, आश्रय के अंदर यहां पर बैठी हुई इनके घर में, और दोनों शोहर और उसकी बीवी के बीच का जो लड़ाई है, पति पत्नी के बीच की लड़ाई है, उसके बीच में फंस चुकी है, उलझन में है कि क्या करे और क्या ना करे, कोई फैसला नहीं ले पाई है। फिर वो सोचती है, सुमित्रा क्यों इतनी हट कर रही है, क्यों इतना जामे से बाहर हो रही है, यह भी उससे पोशीदा ना रहा। दोनों पहलुओं पर गौर करने के बाद अब उसने सुमित्रा ही को खुश करने का इरादा कर लिया था। थोड़ा थोड़ा पूर्णा के भी अभी समझ में आने लगा है कि क्यों सुमित्रा इतनी जिद कर रही है, क्यों साड़ी मुझे नहीं लेने दे रही है, क्यों कमला प्रसाद को ये डांट खिलाई जा रही है। तो इसने ये सोचा कि सुमित्रा का साथ देने में ही फायदा है, क्योंकि कमला प्रसाद के अगर मुखालिफ रहे तो कमला प्रसाद ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मुझे इस घर से निकाल देगा, मुझे यहां से जाना पड़ेगा, कहीं और आसरा देख लूंगी। लेकिन अगर कमला प्रसाद से ये साड़ी ले ली और सुमित्रा ने सबको बता दिया कि इसके पीछे कमला प्रसाद का नजरिया क्यों था, क्यों इसने इसको साड़ी दी, तो बदनामी मिलेगी, रुसवाई मिलेगी, जमाने भर में फजीहत हो जाएगी। उससे बचने के लिए उसने ये तरीका निकाला कि सुमित्रा को नाराज करने से बेहतर यह है कि कमला प्रसाद को नाराज कर दिया जाए, देखा जाएगा बाद में क्या होता है। कमला रूठ कर उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ज्यादा से ज्यादा उसे यहां से चला जाना पड़ेगा। सुमित्रा नाराज हो गई तो न जाने क्या गजब ढाए, न जाने उसके दिल में कैसे कैसे बुरे ख्यालात पैदा हों। बोली, बाबूजी रेशमी साड़ियां पहनने की मुझे मनाही है, तो लेकर क्या करूंगी, ऐसा ही है तो कोई मोटी महीन धोती मुझे ला दीजिए, मैं धोती पहन लूंगी, ये साड़ी मेरे लिए नहीं है, मुझे मना है तो मैं इस साड़ी को नहीं पहन सकती। तो इस तरीके से वो मामला संभाल लेती है और दोनों तरफ वो वजन बरकरार रखती है। यह कहकर उसने कमला प्रसाद की तरफ माजूर निगाहों से देखा।
यानी मैं लेना तो चाहती हूं, लेकिन मैं कैसे लूं, इस तरह देखा कि मैं तुम्हें बुरा नहीं करना चाहती, तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती, लेकिन आप देख रहे हो कि आपकी बीवी कितना हंगामा कर रही है, अगर मैंने ऐसे में ले ली तो फिर क्या होगा। ये इसने दिल ही दिल में सोचा, दिल ही दिल में निगाहों से इस तरह से उनको देखा। उनमें कितनी आजिजी, कितनी माजूरी भरी हुई थी। गोया वो कह रही थी कि लेना तो चाहती हूं, मगर लूं कैसे। इन्हें आप देख रहे हैं, क्या घर से निकालने की ख्वाहिश है। कमला प्रसाद ने कोई जवाब नहीं दिया, साड़ियां चुपके से उठा ली और पैर पटकते हुए बाहर चले गए। यहीं पर हमारे इस हिस्से का इख्तिताम हो जाता है और यहीं पर हमारा ये सबक भी मुकम्मल हो जाता है। ये बाब 8वां बाब है जो यहां पर पूरा हुआ है, और इस बाब के अंदर साड़ियां नहीं लेने के ऊपर कमला प्रसाद नाराज हो गया है। एक तरफ कमला प्रसाद नाराज हो गया है, दूसरा सुमित्रा भी पूर्णा से भी नाराज हो जाएगी और अपने शोहर से भी नाराज हो जाएगी, क्योंकि वो सच्चाई समझ चुकी है। अब उसके दिल में दर्द हो रहा है कि मेरा शोहर मेरा रहना चाहिए, वो इसका कैसे बनने जा रहा है, वो इसकी तरफ क्यों झुकाव कर रहा है, किस तरह क्यों इसकी तरफ झुक रहा है। ये बात इसके दिल में चुभ रही है और ये फिर काफी हंगामे आगे होंगे। कमला प्रसाद की नीयत पूर्णा के ऊपर खराब है, इसके ऊपर हमला करेगा, इसको दबाने की कोशिश करेगा, अपना बनाने की कोशिश करेगा, और इस तरह से हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। बच्चों, यहां पर ये बाब तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कुल 16 बाब के ऊपर ये नावल मुश्तमिल है। आप अपनी लाइब्रेरी से ये बाब देखें और आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। हिंदी के अंदर ये प्रतिज्ञा नाम से शाये हुआ था नावल, और हिंदी के अंदर भी बहुत मकबूल है, बहुत मशहूर है। तो उर्दू में ना मिल सके तो हिंदी में भी मिल जाएगा। आप इसके आगे के हिस्से पढ़ें। आगे के हिस्सों के अंदर कमला प्रसाद दाननाथ के साथ मिल जाएगा। दाननाथ अभी अपनी पत्नी प्रेमा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन प्रेमा के दिल में पहले बाबू अमृत राय थे। ये बात उसको कचोटती रहेगी। इस बात की वजह से ये प्रेमा के ऊपर शक करने लगेगा दाननाथ, और ये सोचेगा कि प्रेमा अब भी अमृत राय से मोहब्बत करती है। हालांकि प्रेमा का दिल साफ है, और शक के बदौलत दोनों में आपस में दुश्मनी हो जाएगी। अमृत राय के दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं है, लेकिन दाननाथ कमला प्रसाद की बातों के बहकावे में आता है। कमला प्रसाद और बदनामी करने की कोशिश करता है इनकी, बाबू अमृत राय को खिलाफ तरह तरह की बातें करता है, पूर्णा के ऊपर भी गलत नजर रखता है, इसके ऊपर भी हमला करता है। दाननाथ भी अमृत राय की दुश्मनी हो जाती है। प्रेमा भी एक तकरीर के अंदर जाती है और वहां चंदे की अपील करती है। इससे दोनों के इख्तिलाफात और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रेमा से भी नफरत करने लगते हैं दाननाथ। दोनों की शादीशुदा जिंदगी भी खराब होने लगती है। खूब समझाने की कोशिश करते हैं सभी, लेकिन नहीं मानते। एक वक्त ऐसा भी आता है कि कमला प्रसाद की सच्चाई सबके ऊपर जाहिर हो जाती है। कमला प्रसाद की सच्चाई जब जाहिर हो जाती है तो दाननाथ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बाबू अमृत राय से मुआफ़ी मांगता है। पूर्णा जब कमला प्रसाद से परेशान हो जाती है तो ये भी इनके घर से निकलकर आश्रम के अंदर चली जाती है, जो बाबू अमृत राय बना चुके होते हैं। आश्रम के लिए चंदा जमा करते हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये चंदे के जरिए आश्रम को बना लेते हैं। जमीन भी इनको मिल जाती है और पूर्णा वहां पर चली जाती है। पूर्णा के साथ ही और भी ऐसी खवातीन रहती हैं जो बेवा हो गई हैं, तलाकशुदा हैं, या जिनके शोहरों ने उन्हें छोड़ दिया है, जिनकी ज़माने में इज्जत नहीं है, वो सभी वहां जाती हैं और एक इज्जतदार जिंदगी गुजर बसर करती हैं। बाबू अमृत राय आखिर के अंदर दाननाथ से दोबारा मुलाकात होती है। दाननाथ उन्हें कहते हैं कि अब तुम शादी कर लो, पूर्णा भी यहाँ पर है, पूर्णा से शादी कर लो। उनको ये लगता है कि बाबू अमृत राय पूर्णा से मोहब्बत करने लगे हैं, पूर्णा से शादी कर लेंगे, लेकिन बाबू अमृत राय मना करते हैं कि मैंने अहद किया था कि मैं किसी दोशीज़ा से शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी तो अब हो चुकी है। और वो आश्रम की तरह इशारा करते हैं कि देखो वही मेरी दुल्हन है, उसी से मेरी शादी हुई है और उसी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। ये मेरा मकसद है और यही मेरी ज़िंदगी है। और इसी तरह से इस नावल का इख्तिताम हो जाता है। मैंने बताया आगे के हिस्से बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको भी आप पढ़ने की कोशिश करें। ढूंढे लाइब्रेरी वगैरह में तो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर बच्चों नावल हमारा जो इतने बाब दिए गए हैं मुकम्मल हो गए हैं। अगले हिस्से में इस नावल से मुताल्लिक दरस किताब में कुछ सवालात दिए गए हैं, उन सवालातों के जवाबात हम हासिल करेंगे और उनके जवाब हम लिखेंगे, समझेंगे कि क्या पैगाम मुंशी प्रेमचंद ने इस नावल के ज़रिए दिया है, क्या बात वो समझाना चाहते हैं, और किरदारों के बारे में भी पूछा गया है, उनके जवाबात भी हम वहाँ पर हासिल करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।